Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the first chapter of Hornbill book, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह। और पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि खुशवंत सिंह, जो कि इस स्टोरी के नरेटर भी हैं, राइटर हैं, वो अपनी दादी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी दादी को हमेशा से बूढ़ा ही देखा है, जिनके चेहरे पे तमाम झुर्रियाँ हैं और वो झुक के चलती हैं, सफ़ेद रंग की माला पहनती हैं और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अपने हाथ में माला लेके उसका जाप करती रहती हैं। उनके दादाजी की तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है और उनको भी देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े रहे होंगे। लाल रंग की पगड़ी उन्होंने पहनी हुई है और उनकी दाढ़ी जो है उनके चेस्ट पे काफ़ी नीचे तक आ रही है। उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि इनकी कभी बीवी रही होगी या इनके बच्चे होंगे। बस यही कहा जा सकता है कि इनके तो सिर्फ़ और सिर्फ नाती पोते ही हो सकते हैं। अब नरेटर जो है अपनी दादी के साथ अपने रिलेशन को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि जब उसके पेरेंट्स शहर में काम धंधे के लिए जाते हैं तब वो नरेटर को उनकी दादी के पास छोड़ देते हैं और उनकी दादी जो है उनका ख्याल रखती हैं, जैसे कि सुबह उठाना, स्कूल के लिए तैयार करना, नाश्ता देना और फिर साथ में नरेटर को लेके स्कूल जाना। तो ये रोज़ का काम था दादी का। और फिर वापस स्कूल से नरेटर को लेके आना। धीरे धीरे जब नरेटर बड़े हुए तो तब तक उनके पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए थे। अब दादी को और नरेटर को दोनों को शहर लेके जाया जाता है। शहर जाने के बाद नरेटर का एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो जाता है। वहीं से दादी और नरेटर के बीच में जो एक बॉन्डिंग थी उसमें कुछ टर्निंग पॉइंट आता है। हालांकि दादी अभी भी नरेटर को तैयार करती हैं स्कूल के लिए। नरेटर जब स्कूल से लौट के आता है तो स्कूल में क्या पढ़ाया गया, इन सब चीज़ों के बारे में दादी पूछती हैं। लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में जो कंपैशन था, जो एक रिश्ते की जो गहराई थी, अब कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस स्टोरी। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. धीरे धीरे समय गुजरता गया और अभी भी दादी मुझे उठाती और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। और जब मैं स्कूल से वापस आता तो मुझसे पूछा करती कि आज टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being around, etc. तब मैं उन्हें बताता कि अंग्रेजी में मुझे उसे क्या पाठ पढ़ाया गया है और साइंस में तमाम वो नियम जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन सब के बारे में जब मैं उन्हें बताता तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। दिस मेड हर अनहैप्पी. शी कुड नॉट हेल्प me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scripture. जो भी इंग्लिश स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता उन पाठ के या उन वो भी जो सीख स्कूल में बताई जाती, सिखाई जाती, उस पर दादी का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहती कि स्कूल में ईश्वर से या भगवान से संबंधित या धर्म से संबंधित कोई पढ़ाई क्यों नहीं होती। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. एक बार मैंने बताया कि मुझे अब म्यूज़िक भी पढ़ाया जाएगा, म्यूज़िक भी सिखाया जाएगा। इस बात को सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड lived association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for जेंटल फॉक्स. तो उनके लिए जो म्यूज़िक था, जो गाना बजाना था, वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। वो तो बस उन भिखारियों और उन वेश्याओं से संबंधित चीज़ें थी। एक
जेंटल फॉक या एक अच्छे आदमी, एक संभ्रांत आदमी के लिए म्यूजिक जैसी चीज़ नहीं थी। इस वजह से दादी और ज़्यादा परेशान हो गई। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका चुप रह जाना भी ये कह गया कि नहीं, मुझे म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और इस घटना के बाद वो कभी कभार मुझसे बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. अब मैं इतना बड़ा हो गया था कि मुझे अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाना होता है, और जब से मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तब से मुझे मेरे घर में एक अलग से कमरा दे दिया गया है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और इससे पहले मैं दादी के साथ ही रहता था, दादी के कमरे में ही रहता था। तो वो जो कमरा था, हम दोनों के बीच जो भी बॉन्डिंग थी उसका एक कॉमन लिंक था, लेकिन अब वो लिंक भी ख़त्म हो गया है क्योंकि मुझे अब एक अलग से कमरा दे दिया गया है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। और ये जो एकांतवास है मेरे द्वारा उनके कमरे को छोड़ के एक अलग ही कमरे में रहने से जो उनको एकांतवास हुआ है, उसको उन्होंने बड़े ही शांत भाव से स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील मतलब रुई काटने की एक मशीन होती थी, तो वो कभी कभार ही अपने रुई काटने वाले मशीन को छोड़ती थी। वो अब किसी से बातचीत करना भी पसंद नहीं करती थी। दरअसल वो हमेशा ही अपने आप को उस रुई काटने वाले मशीन के साथ बिजी रखती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के साथ बैठी रहती और प्रेयर्स गाती रहती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bites, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and praised on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. और जब वो बरामदा में बैठती थी तो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी और उन चिड़ियों के लिए, और वो जो चिड़ियाएँ थीं वो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो जाती और अपनी चहचहाहट से वहाँ पे एक पागलपन जैसा माहौल क्रिएट कर देती थी। कुछ चिड़िया जो है उनके पैरों पे आके बैठ जाती, कुछ इनके सिर के ऊपर बैठ जाती, कुछ कंधों पे बैठ जाती, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं करती थी, उनको बिल्कुल भी हटाती या भगाती नहीं थी। और ये जो आधे घंटे का समय था उनके पूरी दिनचर्या में सबसे खुशहाली भरा समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाऊंगा, तो मुझे लगा कि दादी ज़रूर इस बात से दुखी हो जाएंगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. और विदेश में 5 साल के लिए जा रहा हूँ, यानी कि 5 साल तक मेरी पढ़ाई विदेश में चलती रहेगी, और कौन कह सकता है बूढ़े लोगों के बारे में कि इन 5 सालों में वो रहें या न रहें। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर रह सकती हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और मेरे जाने पे वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। मुझे छोड़ने के लिए, मुझे सी ऑफ करने के लिए वो रेलवे स्टेशन तक तो आई, लेकिन उन्होंने कोई भी इमोशन शो नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके होंठ प्रेयर्स में बुदबुदा रहे थे, लेकिन उन्होंने इमोशंस बिल्कुल भी शो नहीं किए कि मैं 5 साल के लिए उनको छोड़ के विदेश जा रहा हूँ और संभवतः मेरे आने तक वो जिंदा रहें या न रहें। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Slightly she kissed my forehead, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और अभी भी उनकी उंगलियां उनके जाप माले पे मूव कर रही थी और वो प्रेयर्स मनी मन बुदबुदा रही थी, और बहुत ही शांत भाव से उन्होंने मेरे फोरहेड को किस किया। और
संभवतः ये आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था मेरा और उनका। बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड was met by her at the station। 5 साल के बाद जब मैं वापस आया तो फिर से मैं उनसे रेलवे स्टेशन पे मिला। इससे पहले जाते समय मुझे ये एहसास हुआ था कि संभवतः जब मैं लौट के आऊँ तो पता नहीं मुझे मेरी मुलाकात दादी से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दादी अभी भी ज़िंदा थी और जब नरेटर खुशवंत सिंह वापस लौट के आते हैं तो स्टेशन पे वो उनसे मिलती हैं। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। और अभी भी इन 5 सालों में भी वो एक दिन की भी बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी कि आ, उनके चेहरे में या उनके शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers। अभी भी बातचीत करने के लिए उनके पास समय नहीं था, और जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में लिया तो उनके द्वारा बुदबुदाए जाने वाले गाने को मैं या प्रेयर को मैं आसानी से सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरो whom she fed longer and with frivolous rebukes। और मेरे आने का जो पहला दिन था उस दिन भी उनके दिनचर्या का सबसे खुशहाल समय वही था जब वो स्पैरोज़ को फीड कराती थी ब्रेड क्रम्स से। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शी डिड नॉट प्रे। शी कलेक्टेड द women of the neighborhood, got an old drum and started to sing। शाम के समय उनके अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला। उन्होंने उस समय बिल्कुल भी प्रेयर नहीं किया, कोई भी प्रार्थना नहीं की, और पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके एक पुराने ड्रम को लेकर गाना गाने लग गए। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। और इस तरीके से घंटों वो उस पुराने और घिसे हुए ड्रम पे थाप देते हुए गाना गाती रहीं उन वॉरियर्स के बारे में जो कि युद्ध के मैदान से लड़ाई लड़के या युद्ध को जीत के घर को वापस आते हैं। We had to pursue her to stop to avoid overstraining। और हमें उनको रोकना पड़ा ताकि उनके शरीर पे इस फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेन या बहुत ज़्यादा दबाव न पड़े। That was the first time since I had known her that she did not pray। और पहली बार मुझे पता चला या पहली बार मैंने जाना कि उन्होंने प्रेयर नहीं किया है। The next morning she was taken ill। It was a mild fever and the doctor told us that it would go। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई, एक हल्का सा बुखार था उनको, और डॉक्टर ने कहा कि ये ख़त्म हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने इस चीज़ को बिल्कुल अलग से ही सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमें बताया कि उनकी मृत्यु जो है अब नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। She was not going to waste any more time talking to us। तो अब चूँकि उनका आखिरी समय आ गया था उनके द्वारा, तो अपने आखिरी समय के एक भी पल को वो बिना प्रेयर किए नहीं गंवाना चाहती थी। और वो जो थोड़ा समय उनके पास बचा था, जैसा कि दादी को एहसास हो गया था, उस समय को भी वो हमसे बातचीत करके नहीं बिताना चाहती थी। वो उस समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी और अपने आप को प्रेयर में इंडल्ज कर देती हैं। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। हमने प्रोटेस्ट किया लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स। और अपने बिस्तर में लेट कर वो प्रार्थना करने लगी और माला फेरने लगी।
Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उनके होंठ हिलना बंद हो गए और जो माला थी वो उनके निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और इस तरीके से एक शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पे या निर्जीवता उनके चेहरे पे छा गई और अब वो मर चुकी थी. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. और इस तरीके से अब वो मर चुकी थी, हमने उन्हें बेड से नीचे ग्राउंड पर लिटाया और उनको एक लाल रंग के कफन से ढक दिया. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. तकरीबन घंटे भर प्रलाप करते हुए, विलाप करते हुए या शोक मनाने के बाद हम उठे, उनको अकेला छोड़ के बाकी सारे अरेंजमेंट्स करने लगे उनके फ्यूनरल के लिए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. और शाम के समय उनके कमरे में हम गए एक लंबा सा स्ट्रेचर लेके, ताकि उनको क्रीमेशन के लिए क्रीमेशन ग्राउंड ले जाया जा सके. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. और सूरज डूब रहा था और डूबने के समय जो लालिमा थी सूरज से निकलती हुई वो उनके कमरे और वरांदा को बिल्कुल सुनहरे रंग से चमका रही थी. We stopped halfway in the courtyard. और कोर्टयार्ड में हम रुके all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. जहाँ पे उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था, जिसको कि हमने लाल रंग के कफन से ढका हुआ था, वहाँ पे हजारों की संख्या में चिड़ियाएँ या गौरैया स्पैरो जो है बैठी हुई थी. देयर वॉज नो चिरपिंग, और वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड ऑफ फॉर दैम. और हमें उन पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ. मेरी माँ ने कुछ ब्रेड के टुकड़े उनके लिए लाए. सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में उन ब्रेड को तोड़ दिया. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन पक्षियों ने, उन गौरैया पक्षियों ने उन ब्रेड के टुकड़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. When we carried my grandmother's corpus off, they flew away quietly. और जब हमने अपने दादी माँ के मृत शरीर को क्रीमेशन के लिए क्रीमेशन ग्राउंड लेके गए, उसके बाद वो पक्षियाँ वहाँ से उड़ गईं. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और अगली सुबह स्वीपर जो भी वहाँ पे ब्रेड क्रम्स पड़े हुए थे उसको झाड़ के डस्टबिन में डाल दिया. तो हमने देखा कि जो पक्षियाँ थीं वो दादी से किस तरीके से इमोशनली अटैच्ड थीं. जो प्रलाप या जो दुख हम व्यक्त कर रहे थे, जो शोक हम व्यक्त कर रहे थे, संभवतः उसी तरीके का शोक वो पक्षियाँ भी, वो स्पैरो बर्ड्स भी दादी के न रहने पे व्यक्त कर रही थी. और ये हमें कैसे पता चलता है, या हमें ये कैसे पता चला? हमें ये ऐसे पता चला कि जब हमने देखा कि नैरेटर की जो माँ है वो ब्रेड के टुकड़े वहाँ पे रखती हैं उन पंछियों के लिए, लेकिन वो पंछियाँ उन ब्रेड के टुकड़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती. तो इसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि उन्हें भी दादी के न रहने का बहुत दुख रहा होगा, या वो बेजुबान पक्षी जो है इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि दादी की अब मृत्यु हो चुकी है. So students, this is all about this chapter. Have a good day.